नमस्कार, न्यूयॉर्क के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों छत्तीसगढ़ में है। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा पहुंचे, जहां उन्होंने 5 किलोमीटर की पदयात्रा की, लोगों से बातचीत की। बिलासपुर अंबिका हाईवे के सड़क किनारे न्याय यात्रा संयोजक जयराम रमेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मीडिया से चर्चा के दौरान कोरबा के एनटीपीसी पावर प्लांट को लेकर ऐसी बातें कह दी जिसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। एनटीपीसी अगला नगरनार, छत्तीसगढ़ में सियासी राय। क्या एनटीपीसी की बारी? एनटीपीसी को कांग्रेस बना रही मुद्दा, पीएम पर कांग्रेस का आरोप। पीएम कह चुके हैं आदिवासियों का ही है स्टील प्लांट। कांग्रेस फिर जता रही आशंका उद्योगपति मित्रों को सौंप सकते हैं स्टील प्लांट। जयराम रमेश ने जताई आशंका, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का पलटवार। फालतू बातें कई सालों से कर रहे कांग्रेसी, कांग्रेस की कोई भी बात ध्यान देने लायक नहीं। जनता नहीं करती कांग्रेस की बात पर भरोसा। कांग्रेस शुरू से ही नगरनार के एनटीपीसी स्टील प्लांट को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाते आई है। कांग्रेस का कहना था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नगरनार के स्टील प्लांट को उद्योगपति अडानी और अंबानी के नाम कर दिया है, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि ये स्टील प्लांट वहां के आदिवासियों का है और उनका ही रहेगा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री झूठी बातें करते हैं और नगरनार स्टील प्लांट की तरह छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में बनी एनटीपीसी को भी वे उनके मित्र अडानी और अंबानी के नाम कर देंगे। प्रधानमंत्री बस्तर में आए थे और उन्होंने कहा था कि एनएमडीसी का निजीकरण मैं नहीं होने दूंगा, पर एनएमडीसी को बेचने में पिछले 3 साल में वो लगे हुए थे और बघेल जी ने उसका खुलासा भी किया था। तो ये जिस तरीके से एक ही मित्र को, एक ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सारी आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, कोल माइन दिए जा रहे हैं, और जो पिछले 70 साल में कारखाने लगाए गए थे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर मोदी जी वापस आएंगे, एनटीपीसी का कोरबा का जो ऊर्जा का घर है उसको भी बेचा जाएगा अडानी को। बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला सब खतरे में है, क्योंकि कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां नहीं छोड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री और उनके खास दोस्त। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपनी सत्ता के दौरान कई बार नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए थे, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने नगरनार में स्टील प्लांट का लोकार्पण किया था, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि ये उनकी कोई बड़ी मजबूरी है जिसके कारण उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। कोरबा के एनटीपीसी को अडानी अंबानी के नाम करने को लेकर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि ये इस तरह की फालतू बातें कई सालों से कर रहे हैं, उनकी कोई भी बातें ध्यान देने लायक नहीं है। जनता भी इनकी बातों पर भरोसा नहीं करती। ये तो पिछले कई सालों से हल्ला कर रहे हैं, कितने सालों से यही बात राग अलाप रहे हैं, लेकिन उनकी बात को कोई गंभीरता से तो लेता नहीं है। तो इसलिए ये कोई गंभीर विषय नहीं है कि उनके बातों पर कोई ध्यान दिया जाए और न पब्लिक कोई ध्यान देती है। कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा ढाड़ी कहा जाता है। एनटीपीसी पावर प्लांट बिजली उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कांग्रेस का आरोप है कि नगरनार की तरह कहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद एनटीपीसी पावर प्लांट को भी अडानी अंबानी के नाम न कर दे, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर इनकी बातों को बेबुनियादी बता रही है। लेकिन देखना होगा क्या लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनती है तो एनटीपीसी का भी निजीकरण किया जाएगा या नहीं। छत्तीसगढ़ से न्यूज आवर स्टेट हेड संजय शेखर की रिपोर्ट। तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक बार और एक नई सनसनी पैदा हो गई। इस सनसनी को जयराम रमेश ने पैदा किया है और एनटीपीसी को ये कहा है कि ये जो ऊर्जा का स्रोत है कोरबा, इसको अडानी के हाथों
सरकार बेचना चाहती है, प्रधानमंत्री बेचना चाहते हैं। साथ ही साथ आरोप भी कांग्रेस लगा रही है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके वोट बटोरते हैं। ये तमाम बातें हैं, आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, न्याय यात्रा पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अब जो ये बातें आई हैं, एनटीपीसी जो ऊर्जा का गढ़ है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये जो कोरबा का प्लांट है, इसे बेचने की बात सामने है। इस पर राजनीति और सियासत शुरू हो गई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो इस समय हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सत्य प्रकाश जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सत्य प्रकाश जी, ये नई बात सामने आई है, एनटीपीसी जो ऊर्जा का स्रोत है उसे भी निजी क्षेत्र में सरकार बेचने वाली है। ये बातें कांग्रेस को पता लगी हैं और कहीं स्रोतों में पता नहीं चल पाई हैं। बहुत ही खुफिया जानकारी लाई है कांग्रेस इस बार, क्या कहेंगे? देखिए कुशवाहा जी, जब से मोदी जी आए हैं आपको मालूम है कि कितनी सरकारी कंपनी बिक रही है, विनिवेश हो रही है, निजीकरण हो रहा है। मोदी जी का टारगेट है 300 में से सिर्फ 20-22 कंपनियां, 2 दर्जन के आसपास कंपनी। मैं थोड़ा बात बताता हूँ। मैं आपको मालूम फग्गन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बयान आए थे थोड़े दिन पहले जयपुर में राष्ट्रीय आदिवासी विकास परिषद सम्मेलन में बोला, सरकार अगर सारी कंपनियां बेचती रहेगी तो आदिवासियों के हक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उनका हक जो है नौकरी का जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा। हर कंपनी का प्राइवेट हो जाएगी तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी और पीछे वंचित रहेंगे। उन्होंने यहाँ तक बोला कि आदिवासी समाज को इस पर आंदोलन करना चाहिए। तो उन्हीं के मंत्री है, उन्हीं के आदिवासी है, तो ये अंदर सरकार कर रहे मंत्री अगर बोल रहे हैं तो उनको मालूम अंदर से क्या चल रहा है कि क्या कौन सी कंपनियां बेची जाती है। और मैं एक बात बोलूंगा, इतनी कंपनियां बेची गई है, लगभग थोड़ा सा में था 2017-18 में 1 लाख करोड़ का इनको फायदा हुआ बेचने के बाद, मतलब पैसा मिला 80,000 करोड़। 2019 में 90,000 करोड़ का टारगेट था, 1,05,000 करोड़ मिलता है। 2021-22 में 1,75,000 करोड़ का टारगेट लेके बैठे। तो एक चीज ये देखने वाली बात है कि अगर आपको इतना पैसा मिल रहा है तो जा रहा है 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा आपके ऊपर है, भूखमरी में भारत का वो भी सबके सामने, प्रति व्यक्ति आय में आप बांग्लादेश से भी पीछे है। तो पैसा जा कर रहा है, ना कोई डिबेट में जा रहा है, ना आदिवासी वर्ग हो या कोई पिछड़ा वर्ग हो उसका उत्थान हो रहा है इस टाइप से कि आप उसको कह सके कि इस वर्ग का उत्थान हो गया। तो सिर्फ या कुछ उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और ये सबके सामने है। या नगरनार की बात करें, अभी भी आपको मालूम है उसकी डीपम वेबसाइट आप खोलिए, उस पर अभी भी निवेश लिस्ट में नाम का, और मेरे पास पूरी की पूरी 36 कंपनियां हैं लिस्ट है, जो इसमें मैं पढ़ना जो पढ़ दूंगा पूरी 36 है, जो मतलब कुछ कंपनियों में निवेश हो चुका है, कुछ होने वाले है, तो सबके सामने उसमें एनटीपीसी का नाम भी है, उसमें सेल का नाम भी है। ये सारी कंपनियां अगर है तो ये बहुत दुख की बात है। और आदिवासी वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, उनके आरक्षण की बात हो, उनकी नौकरी की बात हो, खतरे में है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ना कि प्राइवेटाइजेशन करके या सरकारी कंपनियों को बेच के, जो सरकारी कंपनियां बेची जाएगी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो नौकरी की बात की, नौकरी की बात कर लिया है तो कहां से नौकरी लेके आएंगे आप? इसीलिए 2 करोड़ की रोजगार बात करके भी ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कंपनी बेचते तो नौकरी आएंगी कहां से? प्राइवेट कंपनी में उसके बाद दूसरी कंपनी देते हैं, आपको मालूम होगा। कभी प्राइवेट कंपनी विदेशी कंपनी को बेच देते हैं तो विदेशी कंपनियों की बात चल देती है, कई कंपनी के साथ हुआ है। तो ये भी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, माफ कीजिएगा सत्य प्रकाश सिंह जी, लेकिन जो कुछ समझ में आया है उससे आपका कहना है कि जो इनके नेता हैं, बीजेपी के नेता, वो कहीं बयान दिए हैं जिस पर कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भी कंपनी बिकने वाली है। मनीष बोरा जी, एनटीपीसी को बेचने की बातचीत चल रही है, ये बात सामने आई है कि जो बीजेपी है वो अडानी के हाथों एनटीपीसी कोरबा के प्लांट को बेच सकती है। इसका आधार क्या है और वास्तव में क्या ये कंपनियां घाटे में जा रही हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, कांग्रेस इस बात को बहुत लंबे समय से लगातार उठा रही है, लेकिन इसके बेस क्या है और किस आधार पर वो इन बातों को कह रहे हैं? देखिए, लगातार जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी तब भी इस बात को उठा रहे हैं। चलिए, मनीष बोरा जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, इनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो एक बार फिर हम कहेंगे कि देश, ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया
पेंच आया है। एक सियासत गर्म हुई है जयराम रमेश के बयान से। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची है, कोरबा जिले के कटघोड़ा में, और उसमें जो बातें जो हुई हैं, जो जयराम रमेश ने कही हैं, उससे स्पष्ट होता है कि एक और कंपनी जो कोरबा की है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये पुनः बिकने वाली है अडानी के हाथों। जी हमारे साथ सत्य प्रकाश सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शायद इनकी आवाज़ प्रॉपर वे में इस बार सुनाई दे। सत्य प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सत्य प्रकाश जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है शायद, या उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। लेकिन ये चीज़ है कि इसको लेकर के सियासत हो रही है। सियासत इसलिए भी हो रही है कि लोकसभा चुनाव आने हैं। कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है। वास्तव में इस आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये देखने और परखने की बात है। क्या हवा में तीर चलाएगी कांग्रेस? ऐसा भी नहीं है कि हवा में तीर चला रही हो। अगर जो आग दिख रही है, अगर जो धुआं दिख रहा है, तो ये समझिए कि आग कहीं लगी हुई है। तो क्या अंदर खाने तैयारियां चल रही हैं? अगर नहीं चल रही हैं तो आखिर कांग्रेस के कहने का तात्पर्य क्या है, वो क्यों कह रही है? तो इसके पीछे हम जानना चाहेंगे कि तमाम जो सवाल हैं उठ रहे हैं कि आखिर कंपनियां बेची क्यों जाती हैं। बेची इसलिए जाती हैं कि वो जो है घाटे में चल रही हों। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, सत्य प्रकाश सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं सत्य प्रकाश जी? जी आ रही बोलिए। जी सत्य प्रकाश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर जब कोई भी कंपनी बेची जाती है तो उसके पीछे यही तर्क दिया जाता है कि वो घाटे में चल रही है। एनटीपीसी के साथ भी ऐसा कुछ है क्या, जो कोरबा प्लांट की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये बेची जाएगी? देखिए कुशवाहा जी, एक चीज मैं बोलूंगा, घाटे किसको बोलते हैं? बीएसएनएल घाटे में थी, एचपीसीएल घाटे में थी, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया घाटे में थी, सेल घाटे में है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो अपने भाई बहनों, अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने, कोई घाटे में कोई कंपनी नहीं है। बीएसएनएल जो एक मुनाफे की कंपनी थी, उसको घाटे की कंपनी बनाई गई है अपने उद्योगपतियों के लिए। अब सेल की बात कर ली जाए, अगर दुर्गापुर का सेल प्लांट हो या सैलम सेल प्लांट हो, उसको क्यों बेचा जा रहा है? सेल अगर नुकसान में, आप बता दीजिए, रेलवे नुकसान में है क्या? रेलवे एक समय में फायदे का सौदा था जब यूपी की सरकार थी, आज के नुकसान में हो गई वो। तो यही मैं बोलना चाहूँ, नुकसान में कभी कभी सरकार जानबूझ को लेके आ रही है ताकि अपने उद्योगपति भाई बहनों को बेच दे। अगर देखिए, और उद्योगपति अगर घाटे का सौदा अगर हो, अगर वो तो क्यों लेगी वो? अगर घाटे में पूरा पैसा लगाएगी तो बैंक से कर्जा की बात हो सकती है। घाटे का सौदा इसलिए लेगी कि कर्जा नहीं, उसका राइट ऑफ होना ही है। केंद्र सरकार में हमारी लोग बैठे हुए तो राइट ऑफ होगा, तो या तो उस वजह से लेती है। मगर ये कहीं पे बड़ा व्यापारी अगर देखा जाए, कोई ऐसे नुकसान का सौदा कोई नहीं करता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस पर कुछ अपने उद्योगपति को फायदा पहुंचाने की जाती है। और जो बड़ी कंपनियां हैं, जो सरकारी बड़ी कंपनियां, उसको कहीं ना कहीं जानबूझ के नुकसान में लाया जाता है। एलआईसी के नुकसान का आप खुद बता दीजिए कुशवाहा जी, एलआईसी नुकसान की कंपनी है, उसको क्यों निजीकरण किया जा रहा है? ऐसे मैंने बोला, रेलवे नुकसान की उसको क्यों निजीकरण किया जा रहा है? तेल नुकसान की उसको क्यों निजीकरण किया जा रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों की कोई भलाई की नहीं सोची जा रही है, ना यहाँ आदिवासी की बात सोची जा रही है, ना पिछड़ा वर्ग की सोची जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के सोच के लिए ये सब किया जा रहा है। अपने लोगों को एक चीज हमारे समझ में नहीं आ रहा, अर्थशास्त्र हमारे समझ में नहीं आ रहा है सत्य प्रकाश जी, कि आप कह रहे हैं कि कंपनियां घाटे में नहीं है, घाटे में दिखाया जा रहा है। कैसे हो सकता है? मैंने जैसे बताया था कि मैं आपको सीधे तौर पर बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, बीएसएनएल की मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। बीएसएनएल एक जब यूपी की सरकार थी, वो फायदे का सौदा थी। ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद से नुकसान हो गई? आप बताइए। तो कहीं ना कहीं ये शंका पैदा करते ही है ना कि भाई कि ये जो फायदे की कंपनी 2014 से पहले थी, वो 2014 के बाद नुकसान में कैसे हो जाती है? रेलवे जो 2014 से पहले जो फायदे में थी, वो 2014 के बाद नुकसान में कैसे हो जाती है? सेल जो दुर्गापुर जो कंपनी है या सैलम हो, वो 2014 से पहले अगर मुनाफे की कंपनी थी, तो 2014 के बाद नुकसान की कंपनी कैसे हो जाती है? तो ये कहीं ना कहीं शंका तो पैदा करता है ना कि भाई जो कंपनी 2014 से पहले मुनाफे में थी, वो 2014 के बाद ऐसा क्या होता है कि नुकसान की कंपनी हो जाती है? और उसके बाद भी अगर आप देखिएगा, अगर लिस्ट आप उठा के देखिए, जिनको दी जाती है, वो कहीं ना कहीं जो कुछ लोग हैं जो इस सरकार के आसपास ही रहते, उन्हीं के पास वो कंपनियां जाती है। कोई नए उद्योगपति उसमें एंट्री नहीं लेता है, उन्हीं आसपास की रहती है। और 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का राइट ऑफ किया जाता है उन्हीं लोगों के साथ।
तो ये दिखता है कि कहीं ना कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है जो लोगों के खिलाफ चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए। आपको भी याद होगा जब अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में माइंस किया था, उसके बाद कैसे यहाँ एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि कोयले की कमी हो गई, कोयले की कमी हो गई है, 24 घंटे में कोयला खत्म हो जाएगा। जो कोयला यहाँ पे 500 प्रति टन में मिला था वो बाहर से मंगाया जा रहा था अडानी कोल माइन से, ऑस्ट्रेलिया से 3000 रुपए प्रति टन में। तो ये दिख रहा है ना कि किसको फायदा पहुंचाने दे रहे हैं। ये है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साजिश चल रही है अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। यहाँ पे गरीब लोग कोई नहीं सोची जा रही है, यहाँ पे आदिवासी के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, यहाँ के जो आम जनता उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। तभी आप प्रति व्यक्ति में बांग्लादेश से पीछे हैं, तभी आप भूखमरी में 111वें नंबर पे खड़े हैं। आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ वो भी सबके सामने है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। जी हमारे साथ आलोक दुबे जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि अभी सत्य प्रकाश सिंह जी कह रहे थे कि जो कंपनियां हैं घाटे में दिखाई जा रही हैं और उसको उद्योगपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। और जयराम रमेश ने जो कोरबा जिले के घरकोड़ा में उन्होंने एक बयान दिया है कि एनटीपीसी की कोरबा जो प्लांट है उसे शायद अडानी को बेचने की कवायद की जा रही है और जल्दी ही बेचा जाएगा। जी क्या बीजेपी का क्या रुख है इधर इस बयान पर, क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, अब देखिए कांग्रेस के हमारे मित्र जयराम रमेश जी बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। ये अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ समेत देश के कितने राज्यों में पर्यावरण स्वीकृति दिए विभिन्न खदानों के लिए। पहले तो कांग्रेस के मित्र ये बता दें। दूसरी बात, जहां तक इन्होंने अभी कही कि एनटीपीसी को गवर्नमेंट बेचने जा रही है, तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी इस ढंग का प्रस्ताव हमारे केंद्र सरकार का या राज्य सरकार की ऐसी मंशा है कि इतनी बड़ी सार्वजनिक इकाई जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन भी बेचने का प्रयास या कोई भी ऐसा प्रस्ताव रखेगी। ये सत्य प्रकाश जी जो कह रहे हैं इनकी बात में मुझे कोई भी सत्यता नजर नहीं आती। सत्य प्रकाश जी की बातों में कोई सत्यता नजर नहीं आती, ऐसा कहना है आलोक दुबे जी का। मनीष बोरा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मनीष बोरा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि कंपनियों के बेचने की बात होती है, घाटे में कंपनियां चल रही हैं इसलिए बेचा जाएगा इनको। सवाल यह है कि आखिर जो उद्योगपति लेगा इतना मूर्ख थोड़ी होगा कि जो घाटे में चल रही है कंपनी उसे हम ले लें, या फिर घाटे में जो कंपनी चल रही है उसको वो अपने तरीके से चलाएगा और उससे मुनाफा कमा लेगा। उसकी ये कह सकते हैं कि उसके एक तरीके होंगे। हमारी सरकार में ये तरीके उत्पन्न क्यों नहीं हो जाते कि उसी कंपनी को जिस तरह से एक उद्योगपति चलाता है उस तरह से हम लोग भी चला लें, सार्वजनिक क्षेत्र में ही वो रहे, और उस तरह से अगर जो चलाएं तो हम जैसे उद्योगपति मुनाफा कमाते हैं, मुनाफे में फैक्ट्री आ जाती है उनके हाथों देने के बाद, तो ये भी जो फैक्ट्री है सार्वजनिक क्षेत्र में चलती रहे और वो मुनाफे में आ जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? बेचना खरीदना तो बाद की बात है। देखिए, सीधे तौर पे क्या होता है, जो कंपनियां सरकार चलाती हैं या सरकारी जो कंपनियां हैं जहां पर लगातार इस तरीके की चीजें हो रही है, चाहे बीएसएनएल के बारे में बात करें चाहे अन्य कंपनियों के बारे में बात करें, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज सरकार जब किसी कंपनी को चलाती है या कोई संस्थान को सरकार चला रही है। आवाज मेरी आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो सरकार जब कोई कंपनी चलाती है तो वहां पर कुछ दृष्टिकोण मानवीय भी होता है। उसके साथ साथ जब सरकार कोई कंपनियां चलाती है तो वहां पर जो कर्मचारी होते हैं उनका काम करने का तरीका, और कॉर्पोरेट जब कोई संस्था को चलाता है उनके काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए अधिकतर ये देखा जाता है कि जो सरकारी कंपनियां होती है वो लगातार घाटे में जाती है, और वही कंपनी जब प्राइवेट हाथों में चली जाती है, किसी कॉर्पोरेट के पास चली जाती है, तो वो संस्थान फायदे में आ जाता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो, यदि हम बात करें अब अभी एयर के स्पेस में, तो अभी लगातार जो प्राइवेट कंपनियां आई हैं वो देखिए मुनाफे में चल रही। कारण ये कि उन्होंने कई सारे ऐसे चार्जेस, हिडन चार्जेस लगा दिए जो दिखते नहीं है, लेकिन सरकारी कंपनियों में वो चीज नहीं होती। यदि हम बात करें एयर टिकट को लेकर के, तो टिकट तो एयर का आपको 1500, 1800, 2000 रुपए में मिल जाता है, लेकिन
जब हम जाते हैं तो हमको सीट के लिए अलग पैसा देना पड़ता है, हमको अन्य चीजों की अलग अलग पैसा देना पड़ता है। तो वो कुल मिलाकर के बाद जो निकलती है वो फिर ये आती है कि हमको जो चीज हमको पहले सरकारी थी तब 2000 में मिल रही थी, वही चीज हमको 4000 में मिलती है। तो ये जो स्थितियां बनती है, इन स्थितियों पर सरकारी कंपनियां काम नहीं कर सकती हैं। सरकार किसी चीज को हिडन एजेंडा लेकर के या कोई हिडन प्राइस लगा करके काम नहीं कर। दूसरी चीज वर्क कल्चर जो होता है, कॉर्पोरेट वर्क कल्चर और सरकारी वर्क कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी कर्मचारी जिस हिसाब से काम करते हैं उनका काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब वही चीज कॉर्पोरेट में चली जाती है वहां पर रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है। आपको टारगेटेड काम करना पड़ता है कि भाई आप यदि सेल्स में तो आपको इतने का सेल्स ला के देना पड़ेगा, आप मार्केटिंग में है तो आपको इस चीज की चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये जो टारगेटेड ओरिएंटेड जब काम वहां पर होता है तो उससे रिजल्ट देखने को मिलता है, मगर सरकारी संस्थानों में ये प्रोफेशनलिज्म जो है वो देखने को नहीं मिलता। इस वजह से सरकारी संस्थान जो रहते हैं वो लगातार घाटे में दिखते हैं, लेकिन उसकी बजाय जब वही चीजें कॉर्पोरेट पैसे के पास ली जाती तो वो चीजें फायदे में दिखती हैं। जी, एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे। सत्यप्रकाश सिंह जी ने कहा कि बीएसएनएल 2014 से पहले लाभ में थी, उसके बाद घाटे में चली गई। रेलवे 2014 से पहले लाभ में थी, उसके बाद 2014 के बाद घाटे में चली गई। सेल 2014 से पहले लाभ में थी, उसके बाद अब 2014 के बाद घाटे में चली गई। ये 2014 का चक्कर क्या है? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये बताना चाह रहे हैं कि जब भाजपा की सरकार आने के बाद ये जो संस्थान थे जो फायदे में थे वो घाटे में आ गए और उनको जो है वो कॉर्पोरेट को दे दिया गया। ये बात मुझे लगता है सत्यप्रकाश जी शायद कहना चाह रहे हैं। तो इसमें सीधे तौर पर समझने की बात ये होगी कि 2014 के पहले क्या स्थिति थी और 2014 के बाद क्या स्थिति आई है। इसको सीधे तौर पे फाइनेंशियल स्तर पर देखना होगा कि आर्थिक स्थितियां क्या थी और कितने डेबिट थे, कितने उनके अन्य चीजें थी। तो वो सारी चीजें देखने के बाद ये निर्णय लिया जा सकता है कि क्या स्थिति बनती। 2014 के बाद भी घाटे में आई है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई चीजें 2014 के बाद भी घाटे में आई, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलता हूँ कि रेलवे की जो वर्तमान में स्थिति है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है और उसको लेकर के केंद्र सरकार को निश्चित रूप से कोई प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार रेलवे की जो विश्वसनीयता है वो लगातार कम होती जा रही है और उसका फायदा ये हो रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां जो एयर पे काम कर रही है उनको सीधे तौर पर उसका फायदा मिल रहा है। तो इस बात को समझना पड़ेगा और रेलवे की विश्वसनीयता खत्म हो रही, कभी भी ट्रेनों को कैंसिल कर देना, आधे रास्ते में ट्रेन को कैंसिल कर देना और थोक के भाव में ट्रेन कैंसिल करना, मतलब 30 ट्रेन, 40 ट्रेन, 60 ट्रेन, 70 ट्रेनें लगातार इस प्रकार से मुझे लगता है पिछले 3-4 सालों से लगातार ये चीजें चल रही हैं। इससे रेलवे की विश्वसनीयता में जरूर कमी आई है और ये आगे चल करके नुकसान भी हो सकता है और आम जनता के लिए मुझे लगता है कि वो चीजें जाकर के कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। तो जिन जनता की सुविधा के लिए आप बात कर रहे हैं, जिस जनता की सुविधा के लिए आप बात करें, आपने रॉकेट ट्रेन की बात करी थी और भी तमाम चीजें रेलवे में सुविधाएं बढ़ाने की आप बात करें, निश्चित रूप से सुविधाएं इसके पहले भी बढ़ती थी रेलवे में, लेकिन उसके कारण ये नहीं होता था कि रेलवे में ट्रेनें कैंसिल कर दी जाए। पटरी का काम पहले भी होता था लेकिन उसकी वजह से ट्रेनें कैंसिल कतई नहीं होती थी। तो आपको ये करना पड़ेगा कि जनता की जो सुविधाएं हैं उनको बरकरार रखते हुए आप आधुनिकीकरण करें, जिससे जनता का जो हित है वो कहीं मार ना खाए। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है और धीरे धीरे जिस प्रकार से चीजें हो रही है, जो सवाल आपने उठाया कि 2014 के बाद ही ऐसा क्या हुआ कि लगातार ये सब चीजें हो रही है, तो इसका पूरा एक एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि क्या स्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई। जी, तो हम यही सवाल पूछ लेते हैं ना अपने आलोक दुबे जी से, बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक दुबे जी, सत्यप्रकाश जी ने एक सवाल उठाया है, बड़ा गंभीर सवाल है अगर जो सरकार के लिए, कि 2014 के बाद बीएसएनएल, रेलवे और सेल वो लगातार घाटे में गई हैं, उससे पहले ये फायदे में थी। कारण क्या रहा है? आलोक दुबे जी। मित्र मनीष बोरा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे मित्र भाई सत्यप्रकाश जी ने दोनों मुद्दे उठाए कि आखिर क्या कारण है कि 2014 के बाद रेलवे हुआ, बीएसएनएल हुआ और अपना सेल हुआ, ये लगातार घाटे में है। तो आपको बता दूं, ये मेरे दोनों मित्र जो तर्क दे रहे हैं, आप देखिए 2014 के बाद रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना अमूलचूल परिवर्तन हुआ। हम नई लाइन बिछाने के लिए रेल लाइनों को मंजूरी दिए, हम वंदे भारत जैसे ट्रेन चलाए, हम आज जम्मू कश्मीर के उन सुदूर क्षेत्रों में भी रेलवे लाइन देने और नया जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं मनीष बोरा जी, आ रहे हैं आपके पास जी। आलोक दुबे जी जी। और रही बात
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो निश्चित रूप से कुछ चीजें जो हुई हैं देश में वो थोड़ा सा चिंताजनक है, इस पे सुधार की जरूरत है। बीएसएनएल की बात है तो हम खुली नीति जो हमारी है, हम दुनिया के बेस्ट टेलीकम्युनिकेशन को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। हमारी आज नेटवर्क की सुविधा पूरे दुनिया में सबसे अच्छी मानी जा रही है। तो ये कंपटीशन का जमाना है। निश्चित रूप से सरकार को, जो सरकार आधारित कंपनियां हैं, सार्वजनिक उपक्रम है, इसमें थोड़े अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। ये हमारी सरकार कर रही है और हम खुलेपन की नीति के कारण अन्य जो भी मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं, चाहे वो संचार के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो ये सब कारण है कि कुछ हमारे सार्वजनिक उपक्रम घाटे पे हैं। रेलवे आज कहां से कहां पहुंच गया, भविष्य में हम स्पीड ट्रेन और जापान और अमेरिका जैसे ट्रेनों को हम चलाएंगे तो घाटा होना स्वाभाविक है। आने वाले समय में यही चीजें हमें फायदा देंगी। ठीक है, यही चीजें आने वाले समय में फायदा देंगी। मनीष बोरा जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था भाजपा प्रवक्ता महोदय से, उन्होंने आलोक दुबे जी से, कि उन्होंने कहा कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने इस बात को कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, आप जापान और चाइना की जैसी ट्रेनें चलाने जा रहे हैं, उसमें कतई कोई दोमत नहीं है। आप 9 साल से सरकार में है, लगातार आप इन बातों पर रातों भर से उतर के आया है। यदि वंदे भारत की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ से वंदे भारत ट्रेन आपने बंद कर दिया। दूसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो आप बात करें, निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जनता के हितों का भी ध्यान रखना सरकार की उतनी ही जिम्मेदारी है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक जिम्मेदारी है। जब स्थिति ये होती है कि रेलवे एक ऐसी संस्था है जिसके दम पे पूरा देश चल रहा है, आप उसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रेनें कैंसिल कर देते हैं, बीच रास्ते में ट्रेन कैंसिल कर देते हैं, तो ये तो मुझे कतई जायज नहीं लगता। चाहे समस्या कैसी भी हो, आपको समस्या के बीच से समाधान निकालना है। समाधान निकालने के लिए आप समस्या खत्म कर दो, ये तो चीज समझ में नहीं आती जी। आलोक दुबे जी अपना जवाब दीजिए, उसके बाद सत्यप्रकाश सिंह जी के पास आना चाहेंगे जल्दी से। मेरे मित्र मनीष बोरा ने प्रश्न बढ़िया उठाया है। ये बोल रहे हैं कि आए दिन आप रेलवे की अनेक ट्रेनों को बिना कोई सूचना के कैंसिल कर दे रहे हैं। निश्चित रूप से इनको मैं बताना चाहूंगा मनीष भाई को कि हमारे देश में जितने भी पावर प्लांट हैं, चाहे वो सार्वजनिक उपक्रम गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, जो भी पावर प्लांट हैं, इनको हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। ये जितने पावर प्लांट हैं कोयले पे आधारित हैं। अगर हम इनको कोयला नहीं देंगे तो देश में फिर बल्ब नहीं जलेगा, कई राज्यों में बिजली संकट आएगा। तो ये ट्रेनें जो कैंसिल की जा रही हैं, ये जितने भी पावर प्लांट हैं, इनको हम कोयले की आपूर्ति लगातार बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। कहीं कहीं सिंगल लाइन है तो हमको उसको दोहरी लाइन करनी है, कहीं दोहरी लाइन है तो उसको हमको तीसरी लाइन में कन्वर्ट करना है। आज हम अपने जनता के हित में सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहे हैं, लाइनों का विस्तार कर रहे हैं और पावर प्लांट में 1 मिनट भी बिजली बंद किसी भी राज्य में, ये प्रथम जवाबदारी हमारे केंद्र की सरकार की है। इस कारण हम अचानक यात्री ट्रेनों को बिना कोई सूचना के मनीष भाई कैंसिल करते हैं। कारण सबसे बड़ा ये है ट्रेनों के कैंसिल करने का। चलिए सत्यप्रकाश जी, आपको अपना पक्ष रखना है। जी जी देखिए, मेरे को ये अच्छा लगा कि आलोक दुबे जी ने स्वीकारा, तो हम अपने उद्योगपति भाई बंधु कोयला सप्लाई करने के लिए कैसे करें। ये तो हमारी ये सब कर रहे हैं कि जनहित के जो काम है उसको कहीं ना कहीं बाधा कीजिए, जनता की समस्या को और बढ़ाइए, अपने लोगों को सुविधा दीजिए। देखिए, बात करें रेलवे की, अगर मैं बात करूं, ऐसा तो है नहीं कि 2014 के बाद से ट्रेनिंग चल रही है ट्रैकों की, 2014 के बाद ही कुछ अपग्रेड हो रहा है। 1947 से हम 2014 तक पहुंचे। नेहरू जी जब बने थे पहले प्रधानमंत्री, वो ये नहीं रोए कि भाई अंग्रेज 200 साल रहे तो हम कैसे काम करेंगे। उन्होंने उस समय भी ट्रैकें बनाई और अब जब यूपी की सरकार या बीच में और भी हमारी इंदिरा गांधी की सरकार, राजीव गांधी, हमने उसको अपग्रेड किया।
तब आप 2014 तक पहुंचे। अब 2014 पहले बैलगाड़ी पे नहीं चल रहे थे, तो कभी आपने नहीं सुना होगा जैसे मनीष वोरा जी ने बोला कि इतनी ट्रेनें कैंसिल हो गई, बिना बताए कैंसिल हो गई। तो ये दिखता है कि आप ठीक है, अगर आप कमाई हो भी रही है या कहीं से आपको विनिवेश करके अगर पैसा मिल भी रहा है तो सुविधाएं बढ़ाइए ना आप। मगर आप सुविधाएं तो बढ़ा नहीं रहे, सुविधा में कमी कर रहे हैं, ऊपर से कर्जे पे कर्जे भारत देश पे आ रहा है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम हो दी जा रही है। तो ये जा कहाँ रहा है? आप बोले सुविधाएं बढ़ रही है, सुविधा में तो जा कहाँ रहा है? अगर सुविधाएं बढ़ी तो लोगों को दिख क्यों नहीं रही है, लोगों को मिल क्यों नहीं रही है, लोगों के ऊपर कर्जा क्यों बढ़ रहा है, किसानों के ऊपर कर्जा क्यों बढ़ रहा है? तो इसीलिए बोल रहा सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति भाई जो 100वें नंबर पे थे वो टॉप पे आ जाते हैं पिछले 10 साल के अंदर, तो उनकी कमाई बढ़ रही है, उनको सुविधाएं मिल रही है, मगर जनता बने कोई नहीं सोच रहा है। जैसे मैंने बोला 30 कंपनियां हैं, वो 23 पे लेके आने का इनका टारगेट है। मेरे पास पूरी 36 कंपनी की लिस्ट है कि कौन कौन सी कंपनी अभी निजीकरण या विनिवेश करने वाले हैं। ये दिखता है कि इन कंपनी को टारगेट है इनका कि हमारे को ये सिर्फ और सिर्फ बेच के अपने लोगों को मुनाफा देना है, गरीब जनता के बारे में सोचना नहीं, यहाँ की जनता के बारे में सोचना नहीं। मगर ठीक है, लोकसभा चुनाव कुछ महीनों में ही है, तो जनता देख रही है, महंगाई बेरोजगारी से जो त्रस्त है, जो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनसे इतना पैसा वसूल के बाद वो दिखेगा। लोकसभा चुनाव आ रहा है, नतीजे उसके बताएंगे। चलिए अब चूंकि इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक बात और निकल करके सामने आई कि एनटीपीसी जो है इसको भी अब बेचने की कवायद की जा रही है। मोदी जी अपने मित्रों को इसे बेचेंगे, लेकिन इसके पीछे तथ्य क्या है और सत्य क्या है, यह जानने की कोशिश की गई इस कार्यक्रम में। जो कंपनियां घाटे में जाती हैं उसे सरकार बेचती है, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच कहीं न कहीं राजनीति दिखती है। लेकिन आने वाले समय में क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।